लिखते हैं द्विध्रुव के कारण सामान्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण सामान्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिएगा ध्यान से, बाद में लिख लेंगे आप लोग, बोर्ड पर देखिए। यहां हम एक द्विध्रुव बनाते हैं, द्विध्रुव जिसमें दो ध्रुव होते हैं, दोनों समान किंतु विपरीत प्रकार के होते हैं, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l बहुत अल्प होता है। ठीक, ये वैद्युत द्विध्रुव। न तो हम इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर बोले तो न तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और न ही निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इन दोनों पॉइंटों को छोड़ करके हम किसी सामान्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव है तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है जिसको आप P से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। ठीक है, सदिश राशि है। और कल हम बताए थे कि सदिश राशियों का जरूरत पड़ने पर हम क्या करते हैं, वियोजन करते हैं। ये अपने आप को दो पार्ट में तोड़ता है। तो ध्यान से देखिएगा, इस द्विध्रुव को हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं डबल लाइन करके। ये द्विध्रुव था, इसका ये मध्य बिंदु है, डिस्टेंस को अभी हटाते हैं, बाद में लिखेंगे। मध्य बिंदु है, इसको आप O मान लीजिए। द्विध्रुव था AB, इसके मध्य बिंदु से सामान्य बिंदु, यहां कोई पॉइंट लेते हैं P और इसको मिलाते हैं इससे। यह है पॉइंट P, मान लीजिए ये थीटा कोण पे लगा हुआ है, सामान्य बिंदु है। अगर देखो इस लाइन को आप खींच करके धीरे धीरे नीचे लेके आओगे, ऐसे धीरे धीरे नीचे लेके आओगे तो थीटा का मान कम होते जाएगा, और जैसे ही थीटा 0 हो जाएगा ये पॉइंट कहां चला जाएगा, अच्छी स्थिति में चला जाएगा। और इसको आप थोड़ा सा बढ़ाते जाओगे, जैसे 90 डिग्री कर दोगे ये पॉइंट P कहां चला जाएगा, निरक्षी स्थिति पर चला जाएगा। अब ये सामान्य कोण पर थीटा पर है, न तो 0 पर है न तो 90 पर है, किसी कोण पर थीटा पर है। बात समझ रहे हैं? और थीटा पर है, यानी कि ये सामान्य बिंदु हो गया। और इसी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस द्विध्रुव के कारण। और हम आपको बताएं कि द्विध्रुव जो होता है, यह एक द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। ठीक, हम उसका वियोजन करते हैं। बोले तो हम किसका वियोजन करेंगे, जो ये वेक्टर P होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, इसका वियोजन करेंगे। ठीक ना? तो वियोजन करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले कहीं भी आप वियोजन करेंगे, अगर देखा जाए तो ये वेक्टर, आप वेक्टर P को ऐसे मान लीजिए, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर इसका डायरेक्शन है। ये पॉइंट P से कितने कोण पर, थीटा कोण पर उपस्थित है। हम इस वेक्टर यानी कि वेक्टर P का दो वियोजन करेंगे। वियोजन करने का तरीका क्या होता है कि आप थीटा के सामने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, लंबवत लाइन खींचते हैं। अभी दिमाग में बैठा के रखिएगा कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर है। ये थीटा कोण पर सामान्य बिंदु पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें उस द्विध्रुव आघूर्ण का वियोजन करना है। वियोजन करने के लिए आप क्या करेंगे, थीटा के सामने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, यानी कि आप यहाँ 90 डिग्री एंगल बना करके, ये लंब होगा, और लंब हमेशा आधार के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और बोले तो वेक्टर P यहाँ था, ये किस पर है, कर्ण पर होता है। ठीक ना? ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, जिसका वियोजन करना रहता है ऑटोमेटिक कर्ण पे आ जाता है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, हमें इसका वियोजन करना था जिसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर थी, और इससे थीटा कोण पर कोई पॉइंट है P,
हम इस द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका वियोजन करेंगे। वियोजन करने के लिए थीटा के सामने एक परपेंडिकुलर, जब भी जिस भी सदिश राशि का वियोजन करना होता है आप हमेशा देखेंगे तो वह किसी न किसी कोण पर जरूर लगा होगा, और उस कोण के सामने आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, अभिलंबवत रेखा खींचेंगे, तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और जिसका वियोजन करना रहता है वो ऑटोमेटिक कोण पे आ जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, आधार किस में आता है? कॉस थीटा में आता है। तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके, ये हो गया पी कॉस थीटा। कॉस थीटा आधार में आता है, वियोजन वेक्टर पी का करना था तो पी कॉस थीटा। ये लंब के समांतर, इसी पॉइंट पर लंब के समांतर एक रेखा खींचते हैं, यहां से वेक्टर पी को हटाते हैं और लंब के समांतर एक रेखा खींचते हैं, एकदम समांतर है, और दो समांतर रेखाओं का मान आपस में बराबर होता है। इसे आप थोड़ा सा डबल करके बना लीजिए। और देखिएगा लंब किस में आता है? साइन थीटा में आता है। वियोजन किसका करना था? पी का। यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस आवेश की ओर इसका डायरेक्शन था वेक्टर पी का, ठीक ना। इससे थीटा कोण पर कोई पॉइंट था पी, और मैं मान के चलता हूं कि ये मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर था? आर दूरी पर था, और इसी बिंदु पी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान से सुनिए, हम क्या किए इसके लिए, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो एक सदिश राशि है इसका हम वियोजन कर दिए। एक वियोजन हो गया पी कॉस थीटा और दूसरा वियोजन हो गया पी साइन थीटा। बात क्लियर है? ठीक। अभी देखिएगा, दो वियोजन किए हैं, वियोजन करने के बाद इस वाले, अब ये द्विध्रुव देखा जाए तो ये द्विध्रुव दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक द्विध्रुव बन गया पी कॉस थीटा और एक द्विध्रुव बन गया है पी साइन थीटा। अब पहले वाले द्विध्रुव को देखते हैं, यानी कि पी कॉस थीटा को देखते हैं। तो पी कॉस थीटा के लिए ये पॉइंट किस स्थिति में है, सबको भूल जाओ। अब तुम्हारा द्विध्रुव ऐसे है, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, और इसको आप माइनस क्यू मान लो और इसको आप प्लस क्यू मान लो। दो पार्ट में हम तोड़िए, थोड़े समय के लिए मान लो ये माइनस क्यू यहां हो गया, ये प्लस क्यू है। ये वाला द्विध्रुव था तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या था? पी था। और ये वाला द्विध्रुव आघूर्ण है, लेकिन वजह क्या है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो गया है? पी कॉस थीटा हो गया। इस वाले द्विध्रुव का आघूर्ण पी साइन थीटा हो गया। जैसे इस वाले द्विध्रुव का आघूर्ण क्या था? केवल वेक्टर पी था, वैसे इस वाले द्विध्रुव का आघूर्ण पी कॉस थीटा हो गया, और इस वाले द्विध्रुव का आघूर्ण पी साइन थीटा हो गया। तो हम बोले कि सबको भूल जाओ, इसको मत देखो, इसको आप देखिए पी कॉस थीटा को। इस वाले द्विध्रुव के लिए ये पॉइंट पी किस स्थिति में दिख रहा है? किस स्थिति में दिख रहा है? अच्छी स्थिति में दिख रहा है। तो लिखते हैं पी कॉस थीटा के लिए, पी कॉस थीटा के लिए बिंदु पी अच्छी स्थिति में होगा, अच्छी स्थिति में होगा। और अच्छी स्थिति के लिए फार्मूला आपको पता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान आर क्यूब होता है। सही है? अब देखिएगा, लिखते हैं उसी फार्मूले को देख करके हम इसके लिए इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं। उसको थोड़े समय के लिए आप E1 मान लीजिए, ठीक ना। और लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p। अब सुनिए, जब ये केवल था तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी था, अब ये वाला हो गया है तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया? पी कॉस थीटा हो गया है। तो आप पी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पी कॉस थीटा। और अभी भी इसके मध्य बिंदु से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है, तो आर का क्यूब कर लेंगे, ठीक ना। अभी केवल मान लिखे हैं, अभी डायरेक्शन भी लिखना बाकी है। अब सुनिएगा, पी साइन थीटा के लिए, पी साइन थीटा के लिए बिंदु P क्या होगा? निरक्षीय स्थिति में होगा, निरक्षीय स्थिति में होगा। देखिए निरक्षीय स्थिति में कैसे होगा? ये अगर एक द्विध्रुव है तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से एकदम परपेंडिकुलर अभिलंबवत
एक पॉइंट है P, तो ये किस स्थिति में आ जाएगा? निरक्षीय स्थिति में आ जाएगा। और निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लिखते हो तो 1/4πε0 P/r³ लिखते हैं। लेकिन यहां अगर हम इसको थोड़े समय के लिए E2 मान ले तो वो 1/4πε0, और ध्यान से सुनिएगा, पहले ये द्विध्रुव था, उसके लिए निरक्षीय पॉइंट यहां था तो द्विध्रुव आघूर्ण P था। अब इस द्विध्रुव का आघूर्ण बदल गया, P नहीं है, क्या हो गया है? P sin थीटा। तो यहाँ P की जगह आप क्या लिखेंगे? P sin थीटा और डिवाइड बाई R3, क्योंकि इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर? R दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी थी। अब सुनिएगा, इस वाले द्विध्रुव के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको हम बताए, नोट में लिखवाए भी, कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यानी कि देखा जाए तो ये E1 का डायरेक्शन ऐसे होगा, वेक्टर E1। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा अभी जस्ट लिखवाए नोट में, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ये था प्लस और ये था माइनस, तो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर, यानी कि प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर, ये हो जाएगा वेक्टर E2। और हम आपको एक चीज और ये बताए थे, ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी सदिश राशि का आप वियोजन करते हैं तो वो दोनों वियोजन हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे रहते हैं। तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा उसी लाइन पर उससे दूर, और इसके लिए वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा इसी लाइन पर प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर। यानी कि आप देख के बता सकते हैं क्या कि E1 और E2 के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों सदिशों के बीच में, E1 और E2। और एक ही पॉइंट पर जब दो सदिश दो दिशाओं में काम करते हैं तो हम क्या करते हैं? उनका साधारण बीजगणित योग करते हैं क्या? नहीं, उसे साधारण विधि द्वारा जोड़ते हैं, सॉरी सदिश विधि द्वारा जोड़ते हैं। और सदिश विधि क्या होगा तो ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं बार बार लिखता हूं ताकि आप इसको रट जाइए। E1 और E2 थे, दोनों सदिश राशियां थी। अगर ये दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर लगे हैं किसी पॉइंट P पर, तो इस पॉइंट P पर नेट वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान E नेट बराबर अंडर रूट क्या होना चाहिए? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और क्या होना चाहिए? कॉस थीटा होना चाहिए। इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे वहां और लिखेंगे, क्या लिखेंगे? E नेट बराबर अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2। और ध्यान से सुनिएगा, इनके बीच का एंगल हमको पता है, कास थीटा नहीं है, कास 90 है। कास 90 का मान 0 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल पार्ट क्या हो जाएगा? यानी कि P पर नेट वैद्युत क्षेत्र का मान अंडर रूट E1 के स्क्वायर प्लस E2 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, अब देखिएगा, E नेट बराबर अंडर रूट E1 का स्क्वायर, E1 का मान लिखे हैं, ठीक ना? तो लिखते हैं 1/4πε0 2p cos थीटा अपान R³ का होल स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर लिखेंगे, इसका मान लिखेंगे तो ये होगा 1/4πε0 p sin थीटा अपान R³ और टोटल का होल स्क्वायर। देखिएगा, इसमें 1/4πε0, इसमें 1/4πε0, दोनों का होल स्क्वायर था, कॉमन निकालेंगे, बाहर आएगा रूट से तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि E नेट बराबर क्या निकल के आएगा बाहर? 1/4πε0। और सुनिएगा, यहां P cos थीटा का होल स्क्वायर है और यहां तो P sin थीटा है ना, तो कॉमन तो मिलेगा नहीं, लेकिन P तो दोनों में कॉमन मिल रहा है। यहां से P का स्क्वायर, यहां से P का स्क्वायर जब कॉमन निकालेंगे, उसको बाहर निकालेंगे तो खाली P निकल के आएगा। यहां नीचे R³ का होल स्क्वायर है, R³ का होल स्क्वायर है, जब दोनों में नीचे से R³ का होल स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो वो भी रूट से बाहर आएगा, तो केवल क्या आएगा? R³ बाहर निकल के आएगा। अब बचेगा क्या? तो लिखते हैं अंडर रूट, यहां से कास थीटा बचा है, सही है, बाकी दो भी बचा है, क्या दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1/4πε0 बाहर आ गया,
नीचे से आर क्यूब बाहर आ गया, ऊपर से पी निकल गया, केवल क्या बचा था, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखे। आप लोगों को बहुत एक प्रचलित फार्मूला त्रिकोणमिति में बताया गया होगा हाई स्कूल में, शांत रहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा का आप मान निकालते हैं तो 1 माइनस क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। बस साइन स्क्वायर थीटा की जगह उठा के ये मनवा रख दीजिए, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और पी अपान क्या होगा, आर क्यूब अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सुनिएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा घटा देंगे तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यानी कि लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपान आर क्यूब और अंडर रूट प्लस 1 को पहले लिख दे और क्या बचेगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा से 1 कॉस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक, इसको यहां अलग से लिखते हैं। ई नेट का जो मान निकल के आया पॉइंट पी पर, वो निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपान आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये था सामान्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। एक बात बता दें, अगर आपको यहाँ थीटा का मान दे देगा, जैसे कहे कि आप सामान्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, वह बिंदु P द्विध्रुव से 30 डिग्री के कोण पर है, यानी कि थीटा का मान कितना दे देगा, तो आप थीटा का मान 30 डिग्री 30 डिग्री रखेंगे और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आपको दिया है, नहीं दिया है तो P बराबर Q इंटू 2L लगा करके निकाल लेंगे। डिस्टेंस आपको दिया ही रहेगा कि इतने डिस्टेंस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, आर का मान पता हो जाए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट होता है बंधुओं, जिसका मान 9.0 गुणे 10 की पावर 9 होता है, तो ई नेट का मान निकल के आ जाएगा। आ रही बात समझ में, यानी कि थीटा का मान 30, 40, 45, 60 कुछ भी दे सकता है, तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। ये फार्मूला सही है कि गलत है, इसको हम चेक करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर चेक करके हम पता करेंगे कि ये सही है कि गलत है और तुरंत चेक भी हो जाएगा। सुनिएगा, अगर इस पॉइंट पी को आप अगर मान लो भाई एगो फिक्स डंडा है, तो इसको खींच करके धीरे धीरे लेकर के आओगे तो ये पॉइंट पी यहाँ आ जाएगा, क्या यहाँ लेके आओगे, तो ये थीटा का मान अभी जस्ट बताए, क्या बताए कि जैसे आप इसको धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे थीटा का मान घटते जाएगा घट करके क्या हो जाएगा, और जैसे ही 0 होगा ये पॉइंट पी किस स्थिति में आ जाएगा, अच्छी स्थिति में। यानी कि लिखते हैं यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तब, सुनिएगा सब कुछ वही रखते हैं, यही चेक कर लेते हैं डायरेक्ट 1 मिनट में। देखिएगा, थीटा का मान आपको क्या रखना है, 0, काश 0 डिग्री का मान 1, उसका 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि काश का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान, और 2p अपान आर क्यूब किसके लिए होता है, अच्छी के लिए होता है। सही है। अगर आप इसको ऐसे घुमा करके बढ़ाते जाओ और थीटा का मान परफेक्ट 90 डिग्री रख दोगे तो तुरंत वो बिंदु P कहां चला जाएगा, निरक्षी स्थिति में चला जाएगा। यानी कि जब थीटा का मान आप 90 डिग्री रखोगे तो सुनिएगा, थीटा का मान यहाँ 90 रखिए, काश 90 का मान 0 स्क्वायर करेंगे तब वो 0, 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो जान करके आपको बहुत खुशी होगी, ये कही होगा 0 + 1 1, और 1 का रूट से बाहर निकालेंगे तब भी मान 1 ही होगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान r क्यूब 2 हट गया कि नहीं हट गया, यानी कि ये वाला मान आ जाएगा। बोले तो इस फार्मूले से अच्छी और निरक्षी दोनों फार्मूलों का मान निकल के आ रहा है, यानी कि ये डेरिवेशन और फार्मूला क्या है, सही है। बात क्लियर है, ठीक। तो देखिएगा, हम बोले कि जब तक आपको अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा नहीं पता चलेगी, ये था अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, और निरक्षी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से
माइनस की ओर, और दोनों सदिशों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन गया। सदिश फार्मूले का उपयोग करके हम इसका बस कैलकुलेशन किए हैं। और हम देखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब भी आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि थी और सदिश राशि का वियोजन होता है। हम इस द्विध्रुव आघूर्ण का वियोजन कर दिए, और वियोजन करने के लिए थीटा के सामने हमेशा एक लंब खींचते हैं। यही लॉजिक और यही टेक्निक होता है। और जैसे आप इसको लंब बनाएंगे, तुरंत लंब जो होता है वो आधार के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि यहां ये 90 डिग्री का एंगल बना देगा, ठीक ना। और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये वाला पोजीशन आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। आधार किस में आता? कॉस थीटा में। वियोजन किसका कर रहे थे? पी का। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक वियोजन पता चल जाएगा, पी कॉस थीटा। लंब यहां देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस डायरेक्शन में था, इधर कहीं नहीं था, इसलिए लंब के समांतर इस पॉइंट पर हम एक समांतर रेखा खींचे। दो समांतर रेखाओं का मान आपस में बराबर होता, लंब साइन थीटा में आता है। वियोजन पी का करना था, पी का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो पी साइन थीटा हुआ, यानी कि यही वेक्टर पी था, ठीक ना। और जब वियोजन हुआ है तो खटखटा की अपने आप को दो पार्ट में तोड़ा है, एक पार्ट पी कॉस थीटा और दूसरा पार्ट पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा के लिए पॉइंट पी किस स्थिति में आ जाएगा? अच्छी स्थिति में। और पी साइन थीटा के लिए ये पॉइंट निरक्षी स्थिति में आ जाएगा। अच्छी और निरक्षी का फार्मूला लगा करके मान लिखेंगे। फर्क क्या था कि पहले ये P था तो केवल P लिखते थे, अब ये P cos थीटा हो गया है तो आप क्या लिखे हैं? P cos थीटा। और पहले ये P हुआ करता था तो अब ये P sin थीटा हो गया है तो आप P की जगह पर P sin थीटा लिखे हैं। और दोनों अच्छी निरक्षी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पता है, मान रख करके डायरेक्शन बना लिए और पता चला कि एक ही बिंदु पर दो सदिश राशियां एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर थी, और दो सदिश अगर थीटा कोण पर जुड़े हुए हैं तो इस कोई भी सदिश हो सकता है। वैद्युत क्षेत्र भी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है, इसी फार्मूले से जोड़ेंगे। बल एक सदिश राशि होता है तो फर्क क्या हो जाएगा कि आप यहाँ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 लिखेंगे। अगर वेग है, वेग भी सदिश राशि होती है। अगर ये V1 है, ये V2 है, तो आप यहाँ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2 V1 V2 cos थीटा लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में भी आप पढ़ेंगे इसी टाइप पर, तो चुंबकीय क्षेत्र भी एक सदिश राशि होता है। फर्क ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र को आप B से प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2 V1 V2 cos थीटा, यानी कि किसी भी प्रकार के दो सदिश राशियां अगर एक ही पॉइंट पर थीटा कोण पर लगी हैं तो आप हमेशा इसी फार्मूले का यूज करके जोड़ेंगे। हमको थीटा यहाँ पता था 90 डिग्री और E1 E2 का मान था, मान रखे, कैलकुलेशन किए और नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले। इस फार्मूले को भी अब चेक कर लिए, अगर थीटा बराबर 0 रखेंगे तो अच्छी स्थिति वाला फार्मूला आ जाएगा, थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो निरक्षी स्थिति का फार्मूला आ जाएगा। बात क्लियर है? तो ये था किसी सामान्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। न्यूमेरिकल पूछता है तो कभी कभी जरूरी नहीं है कि थीटा का मान 0 और 90 डिग्री ही दे, वो तो हमने चेक करने के लिए थीटा का मान 0 और 90 लिया। क्वेश्चन में ये इस मान को 45 डिग्री रख सकता है, 30 ही रख सकता है, 60 ही रख सकता है, तो आप 30, 60, 45 थीटा का मान रखिएगा। आर का मान दिया ही रहेगा, पी का मान दिया रहेगा तो ठीक, नहीं तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालने का तरीका आपको पता है। दोनों द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, पी का मान निकल जाएगा, आर पता, थीटा पता, तुरंत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो जाएगी।